जीएस अध्ययन केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि चैनल के नाम से ही पता चल रहा है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को जनरल स्टडी यानी जीएस के लगभग हर एक सेगमेंट को पूरा कराने का प्रयास किया जाएगा। इसमें हम सबसे पहले जीएस में हम लोगों ने हिस्ट्री को चुना है, क्योंकि हमने या आपने कभी एनालाइज किया होगा तो हम लोगों को देखने को मिलता है कि हिस्ट्री जो कि हिस्ट्री जो है उस पोर्शन से लगभग हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और बहुत ज्यादा अमाउंट में आते हैं। इसलिए जो हिस्ट्री है उसको हम लोग हिस्ट्री वाले सीरीज को सबसे पहले शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज में हम लोग सबसे पहले एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आपको भी पता है हिस्ट्री का 3 पार्ट होता है, यानी कि एक होता है प्राचीन वाला, और एक होता है आपका मेडाइवल, और तीसरा आपका होता है हम लोगों का मॉडर्न यानी कि जो आधुनिक भारत होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जिसमें हम लोग सबसे पहले हिस्ट्री के पहले पोर्शन यानी एंशियंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। प्राचीन भारत में सबसे पहले जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता है। इस जो ये सीरीज शुरू की जा रही है इसमें इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी वाली एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, ताकि आप कम समय में अपने सिलेबस को पूरा कर सकें। और जिनका सिलेबस पूरा हो चुका है वह इस वीडियो को देख करके और अपने सिलेबस को एक बार रिवाइज कर सके, क्योंकि वीडियो बहुत कम समय का रहेगा और उस कम समय में उस हर एक पोर्शन को लगभग टच किया जाएगा जो डायरेक्टली एग्जाम में इन्वॉल्व होता है। इस वजह से इस सेगमेंट को एक बार आप लोग देखिए रिवीजन के पर्सपेक्टिव से, या जिनके पास जो नहीं पढ़े हैं किसी कारणवश वो एक बार इसको देखेंगे तो इनको भी लगभग उतना ही समझ में आएगा। इसलिए हम लोग सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि एंशिएंट हिस्ट्री का सबसे पहला टॉपिक है, इससे शुरू करेंगे। और ये इससे लगभग क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। हिस्ट्री जो आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, मेरा हिस्ट्री पढ़ाने का जो टेक्निक है वो थोड़ा अलग है। जैसे मैं हिस्ट्री को लोग पास्ट का स्टडी करके पढ़ते हैं, लेकिन मैं जो इतिहास आप लोगों को पढ़ाऊंगा उसमें आप लोगों को मैं जो इतिहास आप लोगों को पढ़ाऊंगा, देखिए इतिहास जो होता है मेरे अनुसार जो हम लोग सोचते हैं वो इतिहास को पास्ट का स्टडी बोलते हैं, पर हम लोग इतिहास में बदलाव को पढ़ेंगे। ठीक, यानी कि क्या चेंजेज हुए हैं मेरे अनुसार हिस्ट्री में वो पढ़ने होते हैं। ठीक, यानी कि जो भी बदलाव हुए हैं उसको क्या करना होता है कि आपको हिस्ट्री में पढ़ना होता है। इसलिए हम लोग उस बदलाव को पढ़ेंगे। तो देखिए हिस्ट्री जैसे हमें इतिहास, तो इतिहास का मेरे अनुसार इतिहास इक्वल टू है बदलाव। ठीक, इसी बदलाव पे हमारा सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। और आपको अगर आप इस तरीके से स्टडी करते हैं या इस तरीके की हिस्ट्री को समझते हैं तो हमारे विचार में आपको हिस्ट्री कभी आप भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि बच्चे सन वगैरह याद करते हैं पर आपको बदलाव के बारे में जानना जरूरी होता है। जैसे बदलाव में हम लोग, जैसे में हिस्ट्री एक चेंज है, हर बार जो चेंज होता है उसको हम पढ़ते हैं। तो कितने प्रकार के चेंज है, तो हिस्ट्री में आपको सबसे पहले 4 तरह के चेंजेस पढ़ने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला है आर्थिक। ठीक है, जैसे में मान चलिए आर्थिक चेंज पढ़ें, फिर हम लोग जो है वो सामाजिक चेंज पढ़ें, और फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक राजनीतिक बदलाव पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद से धार्मिक बदलाव पढ़ेंगे। ये तीनों एक दूसरे से जो होता है वो बहुत ज्यादा इंटरलिंक होता है, यानी कनेक्टेड होता है, आपस में जुड़ा होता है। देखिए कैसे, मान के चलिए जब किसी एक जगह एक एरिया में अगर मोनार्क चेंज हो जाता है, मोनार्क यानी कि शासक चेंज हो जाता है, और वहां पे कोई नया शासक आता है, तो वो पहले क्या करेगा, वहां के आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगा। जो भी वहां का टैक्स सिस्टम होगा या फिर वहां के भूमि राजस्व का सिस्टम होगा, लैंड सिस्टम होगा, उसको चेंज करेगा। जब वो चेंज करेगा इस आर्थिक हालात को, जो क्या है एक बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी सोसाइटी का, तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि सामाजिक क्षेत्र पे प्रभाव पड़ेगा और समाज में नए तरीके के बदलाव आएंगे। कोई अमीर होगा, कोई गरीब होगा, इस तरीके से नए सामाजिक क्या होंगे, समीकरण बनेंगे। नए सामाजिक क्या होंगे कि
फिर नए सामाजिक जब समीकरण बनेंगे तो ये नए सामाजिक समीकरण राजनीति को प्रेरित करेंगे और फिर नए शासक वर्ग आएंगे, नए तरीके की राजनीतिक पॉलिसी का क्या होगा कि आएगा और उसके वजह से जो वो नए राजनीतिक पॉलिसी बनेंगे तो वो क्या करेंगे कि धार्मिक नीति को बदलाव करेंगे। यानी पूरी हिस्ट्री जो है इसी चार बदलाव के इर्द गिर्द हमेशा घूमती रहती है। यानी कि जब आर्थिक बदलाव होगा तो सामाजिक बदलाव को क्या करेगा कि उसको प्रोत्साहित करेगा, सामाजिक बदलाव राजनीतिक बदलाव को प्रोत्साहित करेगा और राजनीतिक बदलाव धार्मिक बदलाव को प्रोत्साहित करेगा। जैसे में आप लोगों का जो यही सेगमेंट है, यानी कि जो हम लोग हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, इसमें भी आप लोग गौर से देखिएगा, इसमें भी वही चार चेंजेस। कौन चार चेंजेस? तो या तो आर्थिक चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे, या फिर सामाजिक बदलाव के बारे में पढ़ेंगे, या फिर राजनीतिक बदलाव के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद से जब ये तीनों हो जाएगा तो हम अंत में जो होगा वो धार्मिक बदलाव यानी रिलीजियस चेंज के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो हिस्ट्री को आप इस पर्सपेक्टिव से देखिएगा तो अब कभी नहीं भूल पाइएगा, और लगभग प्रत्येक युग में यही चेंजेस होते हैं और इसी चेंजेस में अलग अलग शासक, आर्थिक में होगा तो वहां के बदलाव पढ़ने को मिलेंगे, सामाजिक में क्या होगा, इसी राजनीति में आप लोग सन वगैरह याद करते हैं। तो ऐसे करके हिस्ट्री को क्या करते हैं, सेगमेंट में तोड़ करके और दूसरे से इंटरलिंक करेंगे। जैसे मान के चलिए कि हम लोग जब क्या करेंगे कि ये हड़प्पा सभ्यता जो है, यानी कि जो ये वाली सेगमेंट है जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हड़प्पा के बारे में मान के चलिए पढ़ रहे हैं। जब हड़प्पा के बारे में हम पढ़ेंगे और उसके बाद से हम लोग वैदिक पे जाएंगे, ठीक। वैदिक काल पे जब हम जाएंगे तो इस वैदिक काल में भी आप इस चीज को नोट कीजिएगा कि इसमें भी वही चार चेंजेस हम लोग फिर से क्या करेंगे कि पढ़ेंगे। कौन? आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक और धार्मिक, यानी ये चार चेंजेस। फिर हम आगे जाएंगे उसमें भी यही चार चेंजेस को देखेंगे और इसी चार चेंजेस से पूरे हिस्ट्री कवर हो जाती है, ठीक। और एडमिनिस्ट्रेशन में भी कुछ कुछ चेंजेस होते हैं जो हम लोग राजनीति में ही पढ़ लेते हैं। तो ऐसे करके हम लोग हिस्ट्री को समझेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि आज जो हड़प्पा वाला सेगमेंट है उसको पहले शुरू करते हैं, और इसमें मैं बहुत कम समय में यानी लगभग 1 घंटा में या 1.5 घंटा के अंदर 1 या 2 पार्ट में सारी जो हड़प्पा यानी सिंधु घाटी सभ्यता है उसके बारे में आपको मैं कंप्लीट करके दे दूंगा, ठीक। अब देखिए हम लोग हड़प्पा के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता जो है वो हमारी सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। जैसे में आप लोग 4-5 सभ्यता के बारे में पहले से जानते होंगे, जिसमें आप लोग सुने होंगे कि एक एक होगा मेसोपोटामिया, ठीक। एक होगा मेसोपोटामिया, ठीक, जो जो लगभग लगभग ईरान के तरफ है। और फिर उसके बाद से आप लोग सुने होंगे कि बेबीलोनियन की सभ्यता है। फिर आप देखिएगा तो क्या बोलते हैं, चीन में एक सभ्यता है। फिर आप देखिएगा अमेरिका के तरफ भी जो रहते हैं उधर एक सभ्यता है। ऐसे करके बहुत सारी सभ्यताएं हैं। इसमें जो सबसे प्राचीन यानी सबसे एंशियंट टाइम की यानी विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, और ये भारतीय उपमहाद्वीप की पहली नगरीय सभ्यता भी है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा विशेषता ये है कि ये एक तो सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीनतम सभ्यता है, और उसके बाद से यह एक नगरीय सभ्यता है। नगरीय सभ्यता कहने का आशय ये है कि ये जो है यहाँ पे नगर जैसी सारी व्यवस्थाएं थी और इसको एक नियोजित करके रखा गया था। जैसे आप इस फिगर में भी देख पा रहे होंगे कि इस नगर को कैसे एक तरह से नियोजन करके रखा गया है। तो ये जो है ये बहुत पुरानी सभ्यता है, और इसी सभ्यता से हम लोग नगरीय सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक। अब 20वीं सदी के तृतीय दशक में यानी लगभग लगभग आप देखिएगा कि 20वीं शताब्दी के तृतीय दशक यानी कि आप मान के चलिए कि 1920 का लगभग समय था। 20 के बाद से तृतीय दशक शुरू हो रहा था, ठीक। इसी दशक में जो भारतीय उपमहाद्वीप है यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इस सब कॉन्टिनेंट में क्या हुआ कि एक नई सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता की जो है वो खोज हुई, ठीक। इस हड़प्पा सभ्यता की पहली बार खोज की गई
और इसके बारे में जानकारी जुटाना शुरू किया गया कि ये आखिर क्या है। तब पता चला कि ये प्राचीन समय में यानी लगभग 2500 ईसा पूर्व पहले 2500 ईसा पूर्व पहले की एक सभ्यता है, जिसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। ठीक, इसी इस ये जो सभ्यता है वो बहुत प्राचीन, इस वजह से इसकी लोकप्रियता ज्यादा बढ़ गई। उसके बाद से इस सभ्यता की अगर हम विशेषता की बात करें, यानी कि इसकी क्या विशेषता होगी, मान के चलिए इतना हड़प्पा बोल रहे हैं तो इसकी कुछ तो विशेषता होगी ना। हड़प्पा सभ्यता की क्या विशेषता है, तो इसकी सब अगर मान के चलिए पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता की क्या विशेषता है, तो इसको अगर देखा जाए तो सबसे पहली विशेषता है कि ये प्राचीन नगरीय सभ्यता है। यानी कि ये एक, पहले तो ये प्राचीन है और फिर एक नगरीय यानी कि टाउन वाला क्या है कि एक सभ्यता है। ठीक, प्राचीन नगरीय सभ्यता है। दूसरा चीज अगर इसके बारे में देखा जाए तो ये क्या होगा कि ये ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता है, यानी इसको कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं। ठीक, और उसके बाद से हड़प्पा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे विज्ञान और तकनीक हो गया, ये बहुत उन्नत था। यानी कि यहाँ पे मान के चलिए विज्ञान हो गया या फिर तकनीक हो गया, इन सब में भी ये बहुत ऊपर जा चुका था, यानी ये बहुत उन्नत था। यहाँ का जो व्यापार है, मान के चलिए तीसरा नंबर में देखिए, यहाँ का व्यापार है वो भी बहुत ज्यादा क्या था कि इनहेंस था, बहुत ज्यादा बड़ा था। ठीक, और इसकी सांस्कृतिक विविधता भी थी। या अगर मान के चलिए किसी भी एरिया में इतनी सारी विविधता है तो उसको नगर बोला जा सकता है। इस वजह से इसे एक नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे विज्ञान तकनीकी हो गया, या फिर आपका देखिएगा तो यहाँ पे अगर क्या यहाँ पे अलग अलग तरीके की आपकी वैज्ञानिक चीजें मिल जाएगी। उसके बाद से आपको यहाँ पे फीट जो होता है यानी और क्यूबिक होते हैं उनका प्रयोग करने के लिए दिख जाएगा। तो इस सारी चीजों को देखकर लोग अचंभित थे, और इस वजह से इस सभ्यता को एक नगरीय सभ्यता बोला गया, क्योंकि इसकी टाउन प्लानिंग नगर जैसी थी। इसका जो टाउन प्लानिंग जो आगे पढ़ेंगे एकदम नगर के तरीके से था, इस वजह से इसे नगरीय सभ्यता कहा गया। और यहाँ पे बहुत तरीके की हमको विविधता भी देखने को मिली। तो इस वजह से इसको क्या बोला जाता है कि नगरीय सभ्यता बोला जाता है। देखिए जैसे में इसमें प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता ठीक है, जैसे में इस पीपीटी में 25 ईसा पूर्व में आपको देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि लगभग 25 ईसा पूर्व में क्या किया गया है कि इस सभ्यता की खोज की गई है। ठीक, और यहाँ से फिर देखिए, और ये हमारी इंडिया की है सभ्यता, और सबसे ज्यादा पाकिस्तान के पश्चिमी भाग में ये है। फिर बताया गया कि 1920 में, जो 1920 में हमारे पुरातात्विक जो विभाग के लोग थे, यानी पुरातत्व का मतलब होता है जो पुरानी चीजों पे अन्वेषण करते हैं, पुरानी चीजों को खोजते हैं, उन्होंने जब उत्खनन किया तो उन्होंने पता लगाया कि यहाँ पे एक बहुत पुरानी सभ्यता है जो जो कि हड़प्पा सभ्यता है, और जो से बहुत ज्यादा प्राचीन है, और ये एक नगरीय सभ्यता है जहाँ पे बहुत सारी नगरें हैं। तो भारतीय पुरातात्विक विभाग के उस समय के जो तत्कालीन डायरेक्टर हुआ करते थे, जिनका नाम था सर जॉन मार्शल, उन्होंने इसे 1924 में क्या किया कि पब्लिश किया कि हाँ भाई, इंडिया में एक सभ्यता है जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, और यहीं से सिंधु घाटी सभ्यता का शुरुआत होता है। तो इंट्रो में बस आप लोग इतना ध्यान रखिए कि ये एक प्राचीन नगरीय सभ्यता है जिसकी खोज लगभग 2500 ईसा पूर्व पहले या 2500 ईसा पूर्व पहले की ये एक सभ्यता है, जो कि आज का इसका जो देखा जाए कि सबसे ज्यादा अगर पार्ट है तो पाकिस्तान के पश्चिमी भाग में है। और उस समय जब इसकी खोज की गई थी तो पुरातात्विक विभाग के जो अध्यक्ष थे या डायरेक्टर थे वो सर जॉन मार्शल थे। ठीक, और 1924 में इसको लाया गया, यानी कि इंट्रोड्यूस कर दिया गया कि इस तरीके की एक सभ्यता देखी गई है। तो ये एक नगरीय सभ्यता थी, ये बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा। इसके बाद से अगर देखा जाए कि हड़प्पा सभ्यता, मान के चलिए इतना हम लोग हड़प्पा बोल रहे हैं कि हड़प्पा, तो कैसे पता कि इसका नाम हड़प्पा सभ्यता है। ठीक, कैसे हम पता करेंगे कि ये जो हम पढ़ रहे हैं इसका क्या होगा कि नाम हड़प्पा सभ्यता होगा। जैसे मैं मान के चलिए कि अभी तक जितने बार भी मैंने पढ़ाया आप लोगों को, उसमें मैंने बोला कि ये क्या था कि हड़प्पा सभ्यता था। ठीक, हड़प्पा था। तो इसका नामकरण जो है, नामकरण वो हड़प्पा कैसे पड़ा। तो देखिए हिस्ट्री में एक थ्योरी होती है कि जिस भी
स्थल की सबसे पहले क्या होगी कि सबसे पहले जिस स्थल को खोजा जाएगा या जो चीज क्या होगा तो ये थोड़ा प्रचलित होगा, उसी का नाम दे दिया जाएगा। ठीक, वही नाम उसको क्या किया जाएगा, बोला जाएगा कि वो इसी नाम से है। या वैज्ञानिक क्या करते हैं कि अपना नाम दे देते हैं। तो सिंधु सभ्यता तो बहुत व्यापक थी। तो शुरुआत में क्या किया गया कि जब खोजा गया तो देखा गया कि ये इसकी अधिकतर स्थल जो है वो एक नदी है जिसका नाम है सिंधु नदी। ठीक, इसके पास सिंधु नदी के इर्द गिर्द था, इसलिए इसको क्या बोला गया कि सिंधु घाटी, इसको सिंधु घाटी जो है वो सभ्यता बोला जाता है। ठीक, इसका इसको क्या बोला जाता है कि इसको जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। ठीक, क्योंकि सिंधु नदी के आसपास इसके अधिकतर स्थल मिले थे। पर फिर क्या हुआ कि इतिहासकारों में विवाद हुआ और देखा गया कि नहीं, कुछ बाद में जब और खोज होते हुए तो देखा गया क्योंकि इसमें लगभग 2800 आपको स्थल मिले थे। तो ये सारे स्थल तो सिंधु नदी के किनारे थे नहीं, अलग अलग जगह पे थे। तो फिर जो हुआ, पुरातात्विकविद थे, उन्होंने बोला कि नहीं, इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखना उचित नहीं है क्योंकि इसके बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जो अलग है। ठीक, इस वजह से क्या किया गया कि इसका नाम चेंज करके हड़प्पा सभ्यता रखा गया, क्योंकि हड़प्पा ही इस सभ्यता का क्या था, केंद्र था। ठीक, हड़प्पा ही इस सभ्यता का केंद्र था यानी सेंटर था, और प्लस सबसे पहले जिस स्थल का खोज हुआ सबसे पहले वो यही था। इस वजह से इसका नाम जो है वो हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। और देखा गया कि नामकरण रखा गया क्योंकि देखा गया कि सबसे पहले हड़प्पा खोजा गया, इस वजह से, और वो हड़प्पा केंद्र भी था यानी सेंटर भी था, इस वजह से इसे हड़प्पा सभ्यता नाम दे दिया गया। ठीक, और इसको बोलचाल की भाषा में सिंधु घाटी सभ्यता भी बोला जाता है और हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। ये हुआ आपका नामकरण का मुख्य पार्ट। जैसे में देखिए यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता जो यहाँ पे लिखा गया है, देखिए इस पीपीटी के द्वारा आप लोगों को बताया गया है कि आरंभ में क्या हुआ कि ये अत्यंत व्यापक है पहली बात तो, लेकिन इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र हड़प्पा होने के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया। ठीक, यानी इसका मुख्य केंद्र जो था, इस वजह से अब इसको हड़प्पा सभ्यता का नाम दे दिया गया क्योंकि प्रमाण जो है सिंधु सभ्यता का अलग अलग जगह से भी मिलने लगा है। ठीक, इस वजह से इसका नामकरण ये किया गया। अगर कोई पूछे तो इतना बता दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। ठीक, जो आपका अब इसका भौगोलिक विस्तार करना, यानी हड़प्पा सभ्यता जो है जो सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता है, इसका भौगोलिक विस्तार क्या था भाई, ये कितने एरियाज में फैला हुआ था। ठीक, तो इसके बारे में बता, देखिए इस ये जो है इसका एक मैं आपको खाका समझा के दिखाता हूँ। देखिए देखिए जो हड़प्पा सभ्यता जो है उसका एक मान के चलिए, ऐसे कोई भी होगा चीज तो ऐसे होगा, यानी कि उसका कुछ उत्तर होगा, यानी कि ये उत्तर होगा, ये मान के चलिए कि दक्षिण होगा, ये मान के चलिए कि आपका पश्चिम होगा, ये मान के चलिए आपका पूरब होगा, ऐसे करके होता है। तो इसका एरिया जो था वो कैसे था, तो सबसे पहले ये समझिएगा कि ये जो सभ्यता थी वो त्रिभुजाकार यानी कि ट्रेंगल वाले शेप में फैली हुई थी। ठीक, यानी कि वो ऐसा नहीं थी कि स्क्वायर जैसा। अगर उसकी भौगोलिक स्ट्रक्चर या जियोग्राफिकल कंडीशन को देखा जाए तो वो ऐसे थी, यानी कि वो त्रिभुजाकार थी। इस वजह से इसको एक त्रिभुजाकारी सभ्यता कहा जाता है। और इस वजह से मतलब त्रिभुज आकार की थी, इसलिए इस पर त्रिभुजाकार वाली सभ्यता आप बोल सकते हैं। ठीक, उसके बाद से देखिए भौगोलिक विस्तार इसका कहाँ कहाँ था भाई आखिर, तो भौगोलिक विस्तार के लिए देखिए ये उत्तर, यानी कि मान के चलिए, देखिए देखिए ये उत्तर दिशा में जम्मू एंड कश्मीर जो है ना, J&K, वहां पे जो एक शहर था जिसका नाम था मांड। ठीक, उस मांड जो शहर था, मांडा शहर था, वहां तक फैला हुआ था ये सभ्यता उत्तर में। उसके बाद से आप आइएगा, अगर इसको देखिएगा कि इसका दक्षिणी भाग, यानी कि ये दक्षिण में कहाँ तक फैला हुआ था, उत्तर का बात हुआ। अब दक्षिण में अगर देखा जाए तो ये महाराष्ट्र जो हमारा एरिया है, ठीक, जो हमारा महाराष्ट्र वाला रीजन है, उस महाराष्ट्र वाले रीजन में जो एक जगह है जिसका नाम है लगभग, इसका नाम है दैमाबाद। ठीक,
इस डैमाबाद तक ये फैली हुई थी। फिर अगर आप जाइएगा जो पश्चिम दिशा है, जो पश्चिम है, तो उस जो पश्चिम दिशा है इसमें ये बलूचिस्तान जो प्रांत है जो अभी पाकिस्तान में है, जो बलूचिस्तान है वहां पे जो है वो सुक्का गैंडोर, वहां पे एक जगह है, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ सुक्का गैंडोर। देखिए ये जो है ना सुक्का गैंडोर इसका नाम हुआ, आप लोग पढ़ के देख लीजिए। यहाँ तक ये फैली हुई थी, कहाँ पे, पश्चिम में। और अगर आप आइएगा पूर्व दिशा में, तो पूर्व दिशा में ये सभ्यता आलमगीरपुर, आलमगीरपुर में जो है वो फैली हुई थी। आलमगीर ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में है, ठीक, यूपी में। यहाँ तक फैली हुई थी, यानी आपको पता चल गया कि ये सभ्यता उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांड से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक और पश्चिम में सिक्का गेंडोर के बलूचिस्तान में लेकर के और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक इसकी पूर्वी सीमा थी जो मेरठ है। और ये क्या हुआ था कि अगर आप देखिएगा कि उत्तर से दक्षिण देखिएगा तो देखिए जो ये सभ्यता थी वो उत्तर से दक्षिण यानी इधर लगभग 1100 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई थी, ठीक। और अगर आप देखिएगा कि पूरब से पश्चिम तो लगभग 1600 किलोमीटर के एरिया में ये फैली हुई थी, ठीक, इतना जमीन। और पूरा देखिएगा तो लगभग 13 लाख, ठीक, लगभग 13 लाख वर्ग किलो, ठीक है, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका पूरा एरिया था। कैसे, त्रिभुजाकार आकार में, ठीक, त्रिभुजाकार आकार में 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये पूरा एरिया फैला हुआ था। मतलब इतनी बड़ी सभ्यता ये थी, ये वाली, ठीक। उसके बाद से क्या हुआ कि इस सभ्यता के बारे में सबसे पहले जो पता लगाया गया था इंडिया के बारे में वो राय बहादुर, आप लोग इनका नाम जानते होंगे, राय बहादुर जो दयाराम साहनी है, इन्होंने 1921 में सबसे पहले इस हड़प्पा स्थल की खोज की थी। और तब जाकर के जब अन्वेषण किया गया और ऊपर से सैटेलाइट वगैरह से या उसका स्ट्रक्चर बना कर देखा गया, तब पता चला कि ये सभ्यता जो है ये एक त्रिभुजाकार आकार में है, यानी ट्रेंगुलर शेप में है और इतना एरिया को कवर की हुई है। शुरू में सिर्फ ये वाली स्थान ले ली थी राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा, पर आगे धीरे धीरे पता चला कि नहीं, ये सभ्यता बहुत ज्यादा विशाल है और बहुत ज्यादा बड़ी है, ठीक। इस वजह से क्या हुआ कि पता चला कि हाँ ये सभ्यता जो है वो बहुत बड़ी है, तो इसका नामकरण हो गया। भौगोलिक विस्तार में देखिए ये दिया हुआ है कि ये उत्तर प्रदेश का मांड वाला एरिया है, यहाँ तक फैली उत्तर प्रदेश, ये जम्मू कश्मीर, ये उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर ये मेरठ में पड़ेगा, ठीक। और आप दैमाबाद ये आपका महाराष्ट्र में और सुटका गैंडोर ये आपका भौगोलिक स्थिति है। इस फिगर को आप बना सकते हैं। और देखिए 1100 किलोमीटर में यहाँ तक और लगभग 1600 किलोमीटर तक पूर्व से पश्चिम और लगभग 2800 स्थल खोजे चुके हैं। ये 3 फैक्ट आपको जानना है, ठीक। ये 3 फैक्ट आप याद रखिएगा तो आपको समझ में आ जाए कि बस इसका बेसिक यही था कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। इसका नामकरण क्योंकि हड़प्पा इसका सेंटर था इस वजह से इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। और तीसरा बात की इसका जो भौगोलिक विस्तार है वो उत्तर में मांड से लेकर दक्षिण में दैमाबाद तक और पूरब में आलमगीरपुर से लेकर के और पश्चिम दिशा में सुक्का गैंडोर तक फैला हुआ है, ठीक। ये हिंदी माध्यम की कक्षा है, इस वजह से हिंदी में बोला जा रहा है। अगर इंग्लिश माध्यम में बनाना होगा तो इंग्लिश माध्यम वाले बच्चों को अलग से वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। दोनों लैंग्वेज में अलग अलग वीडियो आएंगे, ठीक। अब देखिए जो इस सब मान के चलिए सभ्यताएं तो बहुत होती हैं, पर ये सभ्यता इतनी ज्यादा प्रचलित हुई कि उसके पीछे का कुछ ना कुछ तो एक कॉज होगा ना भाई। कि मान के चलिए ये सभ्यता थी, ये इतना फेमस क्यों हो गई, तो इसके सबसे बड़ा रीजन है ये इसका नगर नियोजन। इसका नगर नियोजन जो था वो इस सभ्यता को सारे सभ्यताओं से अलग बनाते हैं। क्योंकि उस समय एंशिएंट टाइम यानी कि उस प्राचीन समय में आखिर इतना अच्छा नगर नियोजन कैसे कोई कर सकता था, जिस समय टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। वो जब इतना बड़ा सभ्यता है और ना टेक्नोलॉजी है ना कुछ है, फिर भी और ना बड़ा कोई शासक वर्ग है, फिर भी क्या हुआ कि देखा गया कि ये टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा आगे थी, तभी तो ये लोग किए।
तो इस सभ्यता के बारे में देखा गया। देखिए इस फिगर के माध्यम से आप समझिएगा तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। देखिए जैसे मैं, अगर आप नगर को अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे तो पहले समझ में आएगा कि ये वाला एक एरिया है। देखिए एक ये एरिया है और ये एक एरिया है, दो एरियाओं में ये डिवाइड था। तो हड़प्पा सभ्यता के सबसे पहले अगर नगरीय योजना है, उसमें क्या किया गया था कि नगर को दो भागों में पहले बांट दिया गया था। ठीक, दो भाग में बांटा गया था। ये जो पहला वाला आपको एरिया दिख रहा है, ये वाला, ये था छोटा एरिया था और थोड़ा ऊंचाई पे था। ठीक, और इस वाले एरिया में संभवतः शासक वर्ग के लोग रहते थे। ठीक, और ये वाला जो एरिया है बड़ा वाला, ये रिहायशी इलाका है। रिहायशी यानी जहाँ पे आम आदमी रहता है शासक को छोड़ करके। तो इस तरीके से हड़प्पा सभ्यता को देखा जाए तो दो पार्ट में इसको डिवाइड करके रखा गया था। ठीक, अब देखिए ये वाला जो ये जो छोटा वाला यानी कि जो राजा का इलाका था वो पश्चिम दिशा में होता था और ये पूर्व दिशा में होता था। लेकिन एक इसमें चौंकाने वाली बात है, जो रिहायशी इलाके होते थे यानी कि जो ये वाली एरियाज है, जो ये वाला एरिया है, उस एरिया को ही देखिए आप ध्यान से, इधर टाउन प्लानिंग किया गया है यानी नगर को अच्छे तरीके से नियोजित किया गया है। ये गली है, फिर इधर देखिए एक गली बना हुआ है, इधर भी एक गली बना हुआ है, और फिर यहाँ पे चारों तरफ लोगों के घर बना दिए गए हैं। यानी कि कुछ इसकी समीकरण ऐसे बनेगी, ऐसे करके पहले एक गली बनाया गया, फिर इधर जाने के लिए भी एक गली है, फिर इधर जाने के लिए भी एक गली है, और फिर इधर, और तब जाकर इसमें लोगों को बसाया गया। ऐसे करके इसका टाउन प्लानिंग जो है वो किया गया था। इस वजह से थोड़ा उस समय देखने में लगता है कि उस समय जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तब भी इसका टाउन प्लानिंग ऐसे कैसे है। ठीक, और नगरों को आप हमेशा याद रखिएगा कि जो प्रथम भाग थे वो यानी ये वाले ये ऊंचे थे, और इसको इसको दुर्ग से घेरा गया था। दुर्ग यानी कि किले बंद किया गया था। ठीक, या ऐसे, और फिर इस वाले इलाकों को जो छोटे हैं उनको भी दुर्ग से घेरा गया था और किले बंद किया गया था। ऐसा नहीं है कि वो रिहायशी इलाका है तो उसको छोड़ दिया गया था। दोनों इलाकों को एकदम सेम ट्रीटमेंट किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ टाउन प्लानिंग, टाउन प्लानिंग करने के लिए। ठीक, उसके बाद से इस सभ्यता की एक और महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि जो मान के चलिए कि कोई भी नगर है तो वहां पे मान के चलिए पानी को ले जाने के लिए चाहिए। जैसे आज भी देखा जाए तो पानी निकालना शहरों में सबसे ज्यादा मुश्किल है, लेकिन उस समय क्या किया गया था कि बहुत बड़े बड़े नाले बनाए गए थे गली के सहारे। जैसे ये गली बनाया और इसी के सहारे अब नाले बना दिए गए थे, और इस नाले में बीच बीच में क्या होता, सफाई के लिए बड़े बड़े होल बनाए हुए थे। ऐसे हॉल कर दिया गया था, इस हॉल में से आप निकालिए, इसको सफाई कीजिए, और इस छोटे छोटे नाले को ले जा करके जो शहर का सबसे बड़ा नाला होता होगा उससे ले जा करके इसको ऐसे जोड़ दिया जाता था, और इसका पानी इसमें जाता था, और ऐसे करके शहर का पानी बाहर निकल जाता था। और नाली को अच्छे तरीके से व्यवस्थित करने के लिए उसमें अलग अलग तरीके के जो भी चीज हो सकते थे जिससे नाली क्या हो कि खराब ना हो जाए उसमें या जाम ना लग जाए, उसकी सारे जो प्रावधान है वो एकदम अच्छे तरीके से किए गए थे। ठीक, इसी वजह से जो इसका नियोजन है वो बहुत ज्यादा इसको खास बना देता है। अगर फिर इस नगर में जैसे में मान के चलिए कि ये दो नगर हो गए, यानी कि एक छोटा एक मान के चलिए ये वाला एक पश्चिम वाला एरिया जहाँ राजा रहते हैं, और ये एक बड़ा वाला एरिया जहाँ पे प्रजा रहता है। उसके बाद से क्या किया गया था कि नगरों को ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। ग्रिड पद्धति का मतलब होता है कि सड़क जो होते हैं और नाली एक दूसरे को समकोण पैसे काटे, और फिर क्या किया जाए कि ऐसे करके नगर को ऐसे व्यवस्थित कर दिया जाए। ठीक, ग्रिड पद्धति उस समय उतना व्यवहारिक नहीं लगती, लेकिन फिर भी माना जाता है कि वो ग्रिड पद्धति में था। और सड़क और नाली एक दूसरे के, सड़क जो होते थे, जो भी दो सड़क है मान के चलिए एक सड़क इधर से आ रहा है और एक सड़क, ये दोनों एक दूसरे को समकोण पे यानी 90 डिग्री बनाती थी। और इसके बाद से क्या किया गया था कि व्यवहारिक रूप देने के लिए नगर निर्माण जो योजना है उसको विलक्षण बनाने के लिए, और ताकि नाला जो है और जो सड़क है एक दूसरे से कनेक्टेड रहे, इसलिए पहले क्या किया गया था कि नाला बनाए गए थे, और फिर मतलब पहले नाले बना दिए गए,
फिर उसी के सीक्वेंस में एक गली बना दी गई, और जब ये नाली और गली दोनों बन गई, तब यहाँ पे क्या किया गया कि छोटे छोटे घर को लगाया गया। ठीक, ताकि लोग क्या कर सके कि इस गली का उपयोग करके पहले बाहर आ जाए, और इसी गली से नाले में पानी डालें, और इस पानी को फिर मान के चले यहाँ पे एक बड़ा नाला है, इससे इसको ऐसे करके कनेक्ट किया जाता था। यानी इतनी वैज्ञानिक तरीके से उस समय का नगर नियोजन जो है वो किया गया था। ठीक, और फिर अगर देखा जाए कि मान के चलिए ये गली है, तो इसमें जो है आपका दरवाजा जो है वो एक तरफ ही खुलेगा। यानी कि देखिए, मान के चलिए कि ये एक गली है, और यहाँ पे आपका जो है वो ऐसे ऐसे करके घर है। तो ऐसा भी तो हो सकता है आप घर का दरवाजा इस साइड खोल दीजिएगा, पर नहीं, आप दरवाजा सिर्फ इस साइड खोलिएगा और एक दरवाजा रहेगा, ताकि ऐसा ना हो कि इधर वाले लोगों का भी आप रास्ता रोक लें और इधर वाले लोगों का भी रास्ता रोक लें। इस वजह से बहुत व्यवस्थित तरीके से उस समय का नगर नियोजन जो है वो किया गया था। ठीक, इस वजह से जो इसका नगर निर्माण योजना थे वो बहुत ही विलक्षण थी। पहले क्या किया गया था, तो सड़कें, गली और नालियां बनाई गई थी। फिर क्या किया गया था, मकान निर्मित किया गया था। सभी मकान जो होते थे उनका निर्माण एकदम अच्छे ढंग से किया गया था, पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। और कम से कम इस घर का, मान के चलिए ये आपका घर है, तो इसका एक दीवार चारों दिशाओं में से कोई भी एक दीवार गली से सटा होना हुआ जरूरी है। एकदम ऐसे व्यवस्थित करके और लगाए गए थे, और पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था, और ऐसे करके नगर नियोजित किए गए थे। फिर देखा जाए तो वहां के यानी हड़प्पा के अगर नगर के बारे में आप देखिएगा, तो वहां पे दो तीन विशेषताएं नगर नियोजन या वहां के नगर के थी। पहला, हर घर में, यानी कि आप देखिएगा कि प्रत्येक घर में, ठीक, प्रत्येक घर में आपको जो है वो एक आंगन मिल जाएगा, फिर रसोई घर मिल जाएगा। उसके बाद से आप देखिएगा तो वहां पे अधिकांश घरों में कुआं होते थे। कुआं यानी जहां से हम लोग पानी पीते हैं, वो कुआं अधिकांश घर में होते हैं। फिर अगर आप मोहनजोदाड़ो, जो कि हड़प्पा का ही एक पार्ट है, वहां जाइएगा तो वहां पे बहुत ज्यादा प्राचीन आपको नगर मिलेगी। वहां पे स्नानागार मिलेगा, स्नानागार में वो लोग जो आज का स्विमिंग पूल है वैसे कुछ। और घर के दरवाजे उनके ये मुख्य सड़क पर ना खुलकर गली में खुलती थी। ठीक, लोथल ऐसा नहीं है, लोथल इसका एक अपवाद होगा, इसलिए याद रखिएगा कि लोथल एक ऐसा जगह है जहां पे जो उसका गली था, गली के तरफ उसका सड़क ना खुलकर, यानी उस तरफ उसके दरवाजे ना खुलकर गली की तरफ कुछ अलग तरीके से खुलते थे। ठीक, ऐसे कर करके और बहुत ज्यादा बड़े बड़े भवन आदि बनाए गए थे, और ऐसे करके नगर नियोजन इसका किया गया था। यानी अगर मान के चलिए नगर नियोजन का की पॉइंट देखा जाए कि क्या हो सकता है, तो पहला हो सकता है कि पहला क्या हो सकता है कि नगर जो है, जो नगर है वो कितने दो पार्ट में है। ठीक, पहला। फिर दूसरा देखिएगा तो जो नाली है और जो गली है उसको एक साथ बनाया गया है। तीसरा देखिएगा तो सड़क जो है वो एक दूसरे क्या है 90 डिग्री, यानी कि समकोण से एक दूसरे को काटती है। फिर अगर आप देखिएगा तो हर एक घर में रसोई है, रसोई है, एक आंगन है, एक कुआं है। ऐसे कर करके बहुत सारे चीजें हैं। और जो वहां का नाला है उसको बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित करने के लिए बड़े नाले से जोड़ दिया गया है, और जगह जगह पर एक होल बना दिया गया है ऐसे करके, ताकि आप इसके अच्छे तरीके से सफाई भी कर सके। यानी उस समय, जब प्राचीन समय में कोई कुछ सोच भी नहीं सकता था, टेक्नोलॉजी का नाम मात्र भी नहीं था, उस समय ये लोग पकी हुई ईंटों से नगर को एकदम व्यवस्थित तरीके से बनाए हुए थे। इस वजह से इस सभ्यता को नगरीय सब इस सभ्यता की नगरीकृत होना इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, और इसकी टाउन प्लानिंग होना सबसे ज्यादा लोगों को आश्चर्यचकित करती है। इस वजह से इस सभ्यता को इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। ठीक, जैसे मान के चलिए ये फिगर जो है इसमें देखिए, ये जो सड़क है उसको आप खुद देखिए कितना चौड़ा बनाया गया है। देखिए, सड़क को इतना चौड़ा उस समय बनाया जाता था इसका,
फिर इधर आप देखिएगा तो एकदम अच्छे तरीके से ऐसे गली बनाए गए हैं और फिर यहाँ पे रिहायशी इलाके हैं, फिर इधर गली बनाए गए हैं, फिर इधर रिहायशी इलाके हैं, ऐसे करके। और ये वाला पार्ट थोड़ा उछला होता था ऊपर की तरफ, और ये रिहायशी इलाके के लिए टाउन प्लानिंग, और सभी में सबसे इम्पोर्टेंट कि उसको पूरी तरीके से किले बंद कर दिया गया था ताकि युद्ध बाद में उस स्थल को अच्छी तरीके से बचाया जा सके। ठीक, यानी कि अभी तक जो आपने पढ़ा उसमें आप लोग नगर नियोजन तक पहुंच गए। इसके बाद से आप देखिएगा जो आपका अगला टॉपिक है, देखिए इसमें बताया गया है कि इसका जो अद्भुत नगर नियोजन था, जल निकास की देखिए प्रणाली जो आपको हम बता रहे हैं कि जो जल निकास थी, ये वाली जल निकास एकदम अच्छी सुव्यवस्थित थी। पहले क्या किया गया था कि एक बड़ा नाला ऐसे बना दिया गया और इधर छोटे छोटे नालों को उसमें जोड़ दिया गया है। ऐसे छोटे, देखिए जैसे मैं मान के चलिए एक बड़ा नाला है, इसमें छोटे छोटे नाले को पहले तो ऐसे जोड़ा गया है ला करके, और फिर इनके बीच में बड़े छोटे छोटे होल बनाए गए हैं ताकि इसको साफ किया जाए, और फिर इसमें बड़े बड़े होल बनाए गए हैं। फिर अगर सड़क मान के चलिए ऐसे बना है तो उन सड़कों के किनारे जो राहगीर हैं उनके लिए ऐसे बैठने की पूरी तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं, और इस सड़क को इस नाले के तरफ से ले जाया गया है ताकि कोई सड़क पे पानी ना लगे। फिर उसको गली से ले जा करके अच्छे तरीके से ऐसे जोड़ दिया गया है, और फिर गली का एक आपको पता है कि दरवाजा आपके घर का गली से सटा होना चाहिए ताकि आप गली में निकल जाए। तो ऐसे करके पूरी तरीके से बताया गया है। और फिर देखिए इसमें बताया 2 भागों में नगर विभक्त थे, जिसमें से और दुर्ग निर्मित थे, जिसमें से एक शासक का रहेगा और एक में जो होगा वो रिहायशी लोग होंगे। सड़क किनारे नाली ऊपर से ढकी हुई होगी, और उसके बाद से ये सब मोहनजोदड़ो तथा कालीमंगा के नगर नियोजन लगभग एक समान है, एक रूपता पाई जाती है हर जगह के नगर, क्योंकि वो एक ही भाग थे इस वजह से। ठीक, इस वजह से ऐसा किया गया है। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो अब जो ये है इसका ये लास्ट टॉपिक है इस सेगमेंट में। इसमें हम लोग जो है क्या करेंगे कि इसके जो प्रमुख स्थल है, जो कि एक फैक्चुअल जानकारी है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करके और इस वाले पार्ट को यहीं पे क्लोज कर देंगे। अगले पार्ट में आप लोगों को जो है हड़प्पा लिपि, सामाजिक, आर्थिक और राजनीति के बारे में बताया जाएगा कि वहां के लोग कैसे रहते थे, किस तरह से निवास करते थे। तो देखिए आप अगर देखिएगा तो ये पहला जो है वो हड़प्पा, क्योंकि हड़प्पा उसका केंद्र था, तो केंद्र होने के कारण सबसे पहले हड़प्पा के बारे में जान लीजिए। हड़प्पा जो था ये पहले जानिए कि क्या था। रावी नदी जो है उसी रावी नदी के किनारे था, और इसका जो खोज है, यानी इसको सबसे पहले जो खोजा था वो किसने खोजा था? दयाराम ने, यानी दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसको खोजा था लगभग 1921 यानी कि 1921 में। ठीक, और ये अभी तत्काल में अगर देखिएगा तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के जिले में है। ठीक, तो ये है मोहनजोदाड़ो के बारे में, या अरे हड़प्पा के बारे में सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि ये रावी नदी के तट पे है। इसको दयाराम साहनी ने खोजा है 1921 में, और ये अभी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में जो है वो स्थित है। ठीक, ये हड़प्पा के बारे में है पहला स्थल, जो इम्पोर्टेंट है वही सिर्फ बताया गया है आपको। दूसरा आपको मोहनजोदाड़ो है, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये जैसा कहा जाता है कि हड़प्पा के 2 राजधानी हुआ करते थे कैपिटल, एक हड़प्पा खुद और एक मोहनजोदड़ो। इसी मोहनजोदड़ो के बारे में है। जैसे में मोहनजोदड़ो जो है वो पहले समझिएगा कि ये जो है ये सिंधु नदी, यानी कि ये सिंधु नदी के तट पर था। ठीक, हर जगह का एक तट याद करना पड़ेगा, वो किस नदी के तट पे है। ठीक, और ये भी जो है वो पाकिस्तान में ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक, पाकिस्तान में। और इसकी जो खोज है वो किसने किया था? वो किया था राखल दास बनर्जी ने इसका खोज किया था। ठीक, और ये जो मोहनजोदड़ो है इसका मतलब होता है मृतकों का टीला, यानी जो मरे लोग हैं उनके टीलों को कहा जाता है, और ये जो है अभी पाकिस्तान में है, और 1922 में राखल दास बनर्जी ने इसका खोज किया था। ठीक, और ये बताया जाता है कि यहाँ पे जो शासक थे वो राजतंत्रनात्मक ना होकर के जनतंत्रनात्मक थे, यानी कि जनता के द्वारा चुने जाते थे। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि यहाँ पे एक बृहद स्नानागार मिला है। मोहनजोदाड़ो की ये सबसे बड़ी विशेषता है, क्योंकि उस समय स्विमिंग पूल जैसा स्ट्रक्चर होना कोई आम बात नहीं होती थी। अगर एक चीज और आप देखिएगा कि देखिए जैसे में हड़प्पा के बारे में एक और चीज आप जान लीजिए
ठीक। जैसे में यहाँ पे जो है ना वो एक कब्रिस्तान 37 मिला था, याद रखिएगा, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से आपको याद रखना है कि यहाँ पे उर्वरता की देवी यानी एक पेड़ था, ठीक, उस पेड़ के उस वो जो पेड़ था उसमें से मतलब एक स्त्री थी, उनके गर्भ से एक पेड़ निकल रहा था, ठीक। जैसे मान के चलिए ये कोई एक स्त्री है और इनके गर्भ से ऐसे एक पेड़ निकल रहा था जिसको उर्वरता की देवी बोला गया। ये भी हमको कहाँ से मिला है? ये मिला है हमको हड़प्पा से। तो ये दो चीज याद रखिएगा, यानी उर्वरता की देवी और कब्रिस्तान 37, ये कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है, ठीक। और इसके बारे में जानकारी फिर मोहनजोदाड़ो से भी कुछ ना कुछ चीजें मिली होंगी। तो इसमें हम लोगों को जो अच्छा मिला, एक तो बृहद स्नानागार, ये आपको एकदम याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है कि इसमें मातृ देवी की मूर्ति मिली थी, ठीक। पहला दूसरा, और एक याद रखिएगा कि इसमें कांसे की नर्तकी मिली थी, यानी कि जो नाचने वाले लोग होते हैं उनको उस समय नर्तकी बोला जाता था। तो कांसे की नर्तकी। और तीसरा पशुपति पारस जो है उनका जो है वो क्या मिला था कि फिगर मिला था, ठीक। और उसके बाद से आपको सबसे बड़ी जो ईंट है वो मोहनजोदाड़ो से ही मिली थी। ये 5 फैक्ट इनका याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद से जो अगला देखिए, जैसे में ये है विश्नाल स्नानागार, ठीक है, इसके बारे में आप थोड़ा सा देख ही लीजिए याद है तो। ये देखिए, उस समय यानी कि जिस समय टेक्नोलॉजी एकदम नाम मात्र की थी, उस समय भी आप देखिए किस तरीके का स्ट्रक्चर है। देखिए ये एक स्विमिंग पूल जैसा स्ट्रक्चर है, इसमें पानी भरा जाएगा चारों दिशाओं में। ये देखिए चारों दिशाओं से सीढ़ी लगा हुआ है और इसको अच्छे तरीके से प्लास्टर किया गया है और फिर इसके चारों तरफ कमरे बने हुए हैं ये। और इसमें पानी रखा जाता था, सिर्फ पानी भरने तक नहीं था, इस पानी को निकालने के लिए भी प्रॉपर एक नाले बनाए गए थे जिसको हौज बोला जाता है। और उसके द्वारा पानी निकाल करके और उसके बाद से बाहर कर दिया जाता और फिर नया पानी, जैसे हम लोग का स्विमिंग पूल होता था उस तरह का स्ट्रक्चर सेम टू सेम ये मोहनजोदाड़ो से मिला है, जो उसकी सबसे बड़ी विलक्षणता को दर्शाता है। फिर जो आपको बताया गया कि ये जो उस समय एक पंडित जी का ऐसे चित्र मिला था जो उस समय के पुरोहित टाइप के हैं, वो भी हमको मिला था, जिसमें आपको देखने वाली चीज है कि उस प्राचीन समय में एंशियंट टाइम में किस तरीके से मूर्ति को गढ़ा गया है। ये कांसे की मूर्ति होगी, इसी वजह से उसको कांसे की सभ्यता भी बोला जाता है। हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता इसी वजह से बोला जाता है क्योंकि उसमें कांसे की हर चीज बनाए जाते थे, ठीक। ऐसे में तो देखिए इसमें देखिए इसका दाढ़ी तक प्रॉपर दिख रहा है, ये कान दिख रहा है, ये नोज, इसका नाक बना हुआ है, ये आंख बना हुआ है और इस पे भी कुछ अलंकरण किए गए हैं। इसका मतलब है कि उस समय टेक्नोलॉजी ऐसी थी कि लोग इस तरह के भी फिगर बना सकते थे। इस वजह से ये भी बहुत ज्यादा उसके लिए एक विशेषता वाली चीज है। अगर कांसे का बात कीजिएगा तो तांबे तथा टीन को जब मिलाया जाता है तो कांसा बनता है और वो उस समय टेक्नोलॉजी वो लोग इतना विकसित कर चुके थे, ठीक। उसके बाद से आपका चनहुदरो के बारे में है, ठीक। ये भी समझ लीजिए चनहुदरो। चनहुदरो जो है ये एक औद्योगिक केंद्र है, यानी यहाँ पे उद्योग क्या होता होगा कि विकसित किया जाता होगा, ठीक। ये चनहुदरो है, इसका जो खोज है वो किसने किया था? उसका खोज अर्नेस्ट, ठीक है, अर्नेस्ट मैक ने किया था। और अर्नेस्ट मैक ने, और ये भी सिंधु नदी के तट पे है, ठीक है। और सिंध प्रांत यानी ये भी पाकिस्तान में है और ये एक औद्योगिक केंद्र है जिसकी खोज कितना में 1934 में गोपाल मजूमदार इसके सर्वप्रथम खोज की थी और अर्नेस्ट मैक के द्वारा इसको उत्खनन करवाया गया था। यानी गोपाल मजूमदार ने पहले बताया था पर इसी खोज का जो श्रेय है वो अर्नेस्ट मैक को ही दिया जाता है। और ये एकमात्र पुला स्थल है जहाँ पे वक्राकार ईंटें यानी कुछ इस तरीके की ईंटें यहाँ पे मिले हैं, ठीक। और यहाँ पे दुर्ग नहीं है, यानी आपको पता था कि हड़प्पा का विशेषता था कि इसको किलेबंदी किया जाता था, पर ये पहला ऐसा स्थल है जहाँ पे दुर्ग नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि चनहुदरो एक ऐसा पूरा स्थल है जहाँ पर किसी भी प्रकार का दुर्ग देखने को नहीं मिलता है और यहाँ पे वक्राकार ईंटें देखने को मिलते हैं। बस इतना इसके बारे में फैक्ट याद रखिए, बाकी इसके बारे में कुछ नहीं है। औद्योगिक केंद्र का पता ऐसे लगाया जाता है कि देखा जाता है कि वहां पे कोई पुरानी फैक्ट्री तो नहीं, तो वो फैक्ट्री होगी तो वो कहीं कचड़े फेंकते होंगे, उसी कचड़े के पास जाकर के और पता लगाया जाता है कि क्या यहाँ पे कोई औद्योगिक केंद्र है। अगर कचड़ा का डब्बा मिल जाता है और उसमें पुरानी वस्तुएं मिल जाती है, इसका मतलब कि वहां पे उद्योग हुआ करता था, इस वजह से इसको एक औद्योगिक केंद्र मान लिया जाता है, ठीक। ये आपका था चनहुदड़ो के बारे में। इसके बाद से लोथल एक इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये एक बंदरगाह नगर है, यानी ये यहीं से हड़प्पा के लोग विदेश से अपना क्या करते थे, संपर्क साधते थे, ठीक। और यही ये जगह है, ये आपका गुजरात में है, ठीक।
ये गुजरात के एरिया में है। और ये जो है आपका क्या बोलते हैं लोथल, ये आपको भोगवा नदी जो होता है हमारे यहाँ का ही है, इसी भोगवा नदी के तट पे आपको मिल जाएगा। और इसका जो खोज है वो आप याद रखिएगा, इनका नाम, ठीक, SR राव, ठीक, इन्होंने इसका खोज किया था, ठीक है। और ये गुजरात में जो हमारा अहमदाबाद जिला है वहीं पे मिलता है। और लोथल सिर्फ बंदरगाह के लिए और एक चावल के लिए विश्व प्रसिद्ध, या अभी भी उसकी प्रसिद्धि है। और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि एक बंदरगाह नगर कौन है, जो कि बीपीएससी में भी पूछा है, इस वजह से इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। ये था लोथल की जानकारी, ठीक। उसके बाद से आपका जो अगला है वो कालीबंगा है, ठीक। कालीबंगा के बारे में एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है। यानी यहाँ पे आप है वो खेत जो होता है जो जोता जाता है, यानी हल चलाए जाते हैं, मान के चलिए आपका फील्ड ऐसे ऐसे करके हल चलाते हैं, तो इसका पहला जो साक्ष्य मिला वो मिला कहाँ पे हम लोगों को, कालीबंगा में। और कालीबंगा जो है वो अभी राजस्थान में है, यानी जो आधुनिक राजस्थान है वहां पे आपको कालीबंगा के लिए देखने को मिल जाएगी। और ये जो है वो घग्गर नदी के तट पे है, ठीक, घग्गर नदी के तट पे है। और ये नाम याद रखिएगा, इसका जो खोज किए थे वो बीबी लाल, ठीक है, बीबी लाल और बीके थापर, ठीक है। देखिए बीके थापर, इन्होंने दोनों ने मिलके इस कालीबंगा स्थल की खोज की थी। लगभग 1951 में जो है इसका खोज करके उसके बाद से इसको उत्खनन किया गया था, ठीक, घग्गर नदी के तट पर। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, काले रंग की चूड़िया, याद रखिएगा। ये भी पीपीटी में जो चीज दिया गया है उसको एक बार रिवाइज कर दीजिएगा, क्योंकि वो मैं जो पढ़ा रहा हूँ लगभग वही सेम चीज इसमें लिखी होगी, तो उसको आप लोग क्या कीजिएगा कि अच्छे से आप एक बार रिवाइज कीजिएगा, ठीक। उसके बाद से जो आपका अगला पूरा स्थल है वो शायद राखीगढ़ी और बनावली धौलावीरा, यही तीन है। इस तीन के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ देख लीजिए, इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ फैक्चुअल जानकारी है जो आप लोगों को इसमें सिर्फ नदी के बारे में याद रखना होता है। देखिए यह हरियाणा के हिस्सर जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है और यहाँ से अन्नागार और रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले हैं। बस इतना ये बात याद रखिएगा राखीगढ़ी के बारे में। और जहां तक बात रहा कि ये जो क्या बोलते हैं राखीगढ़ी के बारे में, शायद इतना इन्फॉर्मेशन आपके लिए इनफ होगा, क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन जो है वो उतना आते भी नहीं, ठीक। तो ये याद रखिएगा राखीगढ़ी के बारे में। उसके बाद से जो अगला आपका है वो बनावली है, इसके बारे में थोड़ा कुछ जानकारी है वो याद रखिएगा। यहाँ पे पहले तो मिट्टी का बना हुआ एक हल मिला है, ठीक है, और अधिक मात्रा में जौ मिले हैं, ठीक। और ये जो है ना, ये यहाँ पे पूर्व हड़प्पा कालीन भी कुछ स्थल मिले हैं जो यहाँ पे आपको क्या किया गया है कि बना करके दिया गया। और ये जो है ये सरस्वती नदी के तट पे है, ठीक, सरस्वती नदी के तट पे इसको मिला है। और ये हरियाणा में है, ठीक है, आधुनिक हरियाणा, आधुनिक हरियाणा में आपको इस स्थल को देखने को मिल जाएगा। बनावली के बारे में बस इसको याद रखिएगा, यहाँ पे हल के 8 मिट्टी वाले एक मिट्टी का मतलब हल मिला था, ठीक, बनावली। और बनावली जो था वो थोड़ा बिगड़ा हुआ शहर था, यानी बिगड़ा हुआ कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो है वो नगर उतने अच्छे तरीके से नियोजित नहीं थे। ये भी बात आप हमेशा याद रखिएगा कि यही एक ऐसा शहर है जिसके नगर जो है वो अच्छे तरीके से नियोजित नहीं थे। नाम बनावली है पर पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ है, ठीक, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। फिर जो अगला है वो है धौलावीरा, ये आप लोगों का आज का लास्ट सेगमेंट है। ये गुजरात के जो है वो कच्छ जिले में है। और कच्छ वाला जो रेंज है, यानी कि मान के चलिए कि ऐसे करके इंडिया का मैप बनता है, तो ये एरिया कच्छ वाला है, ठीक, इसी एरिया में है। और जेपी जोशी ने इसका जो है वो 1967 में खोज हुआ था। और यहाँ पे एक याद रखिएगा, सिंधु लिपि के 10 बड़े जो चिन्ह है, यानी जो लिपि है जो भाव चित्रणात्मक है, चित्र से बना हुआ है, उसके 10 बड़े लिपि कहाँ से मिले हैं, धौलावीरा से मिले, ठीक। और यहाँ पे जो नगर है धौलावीरा के निवासी जल संरक्षण के तकनीक से भी बहुत अच्छे तरीके से परिचित थे। और यहाँ की नगर 3 भागों में विभक्त है। आपने अभी पढ़ा कि ये एक भाग, ये बड़ा वाला भाग ऐसे करके पढ़ा, ये राजा का, ये प्रजा का, पर यहाँ के नगर 3 भागों में विभक्त है, ठीक है। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा कि धौलावीरा 3 भागों में विभक्त था। और यहाँ पे जल संरक्षण के अच्छे उपाय थे। और हड़प्पा सभ्यता का जो खेल मैदान होता है, यानी कि एकमात्र जो स्टेडियम है वो कहाँ मिला है,
धौलावीर में मिला है। ठीक, ऐसे करके आप लोग इस चीज को याद कर सकते हैं। आज का जो आपका सेगमेंट है वो इतना ही तक रहेगा, और ये भी जो है गुजरात में है, ये बात आप लोग जानकारी रखिएगा। अब जानकारी के लिए, ये भी गुजरात में है, यानी लोथल गुजरात में हो गया आप लोगों का। लोथल एक एक तो हो गया, लोथल आप लोगों का गुजरात में। एक हो गया रंगपुर के बारे में नहीं बताया क्योंकि वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो भी लगभग लगभग गुजरात में है। लोथल आप लोगों का गुजरात में है, और फिर धौलावीरा भी आप लोगों को गुजरात में है। राजस्थान में सिर्फ एक है कालीबंगा, और पाकिस्तान में दो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ऐसे करके सीक्वेंस में याद कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। आप लोग इतना सारे चीजों को रिवाइज कीजिए। रिवाइज करने के बाद आप लोग कोशिश कीजिए कि ये जो आप लोगों का पीपीटी है अपलोड करवा दिया जाएगा कहीं ना कहीं टेलीग्राम के चैनल पे। आप लोग इस चीज को पढ़ करके और रिवाइज करके देखिए, और आगे का जो क्लास है वो अगले बार फिर से अपलोड किया जाएगा पार्ट 2 के रूप में। ठीक है, पार्ट 2 के रूप में क्या होगा कि अपलोड होगा, जिसमें उस क्लास में लगभग लगभग 45 मिनट में ये पूरा चैप्टर जो है वो आपका कंप्लीट कर दिया जाएगा। यानी लगभग लगभग 1.5 घंटा में आप हड़प्पा पूरी तरीके से पढ़ लेंगे, वो भी अच्छे तरीके से।